हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष मौर्य आज आपके सामने क्लास 12th का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करूंगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है एक राज्य में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना। राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं की भरमार हो, लोग राष्ट्रीय चरित्र से परिपूर्ण मनुष्य हों और स्वयं को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि से ऊपर रखकर किसी राष्ट्र से संबंधित होने का गर्व करें। यह वह प्रक्रिया है जो लोगों में जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक जैसी अनेक भावनाओं को समाप्त करके राष्ट्र के प्रति निष्ठा को जागृत करती है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भारत के संदर्भ में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे राष्ट्र के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने भी अपने भाषण में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया था। इनमें जो सबसे बड़ी पहली चुनौती थी वो था देश की एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत में अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के, अनेक भाषाएं बोलने वाले और भिन्न भिन्न संस्कृतियों और विभिन्न क्षेत्रीयता वाले लोग रहते थे। इन लोगों के बीच एकता और अखंडता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस समय भारत को राष्ट्रीय एकीकरण की तत्कालीन आवश्यकता थी, जिसके लिए कोई प्रभावशाली हल निकालना आवश्यक था ताकि देश को एकता के सूत्र में पिरोया जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय और उसी से बहुत पहले हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, हमारे देश के प्रमुख नेता थे, उन्होंने देश में लोकतंत्र को स्थापित करना था और लोकतंत्र को स्थापित करने के मार्ग में भी अनेक तरह की समस्याएं थी, अनेक चुनौतियां थी। भारत प्राचीन समय से ही राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता था। ये लोग राजा को ही अपना सब कुछ मानते थे। अधिकतर लोगों को लोकतंत्र और उसके मूल्यों का ज्ञान नहीं था। लोकतंत्र की सफलता भारतीय जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित करवाए बिना संभव नहीं थी, जिसके लिए भारत के नीति निर्माताओं ने लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया और लोगों को प्रशिक्षित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी जो चुनौती थी वो थी विकास की चुनौती, क्योंकि जब भारत से अंग्रेज गए उस समय उन्होंने भारत को हर तरह से लूटा, भारत की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। ये सारी धन संपदा को लूटकर ब्रिटेन में ले गए। हम आर्थिक तौर पर बिल्कुल पिछड़ चुके थे। इस अवस्था में भारत का सर्वांगीण विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निकलने के लिए भारत ने समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता चुना और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपने देश के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया। उसके बाद
जो वो भी एक बड़ी चुनौती थी, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ। इस बंटवारे के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों को अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। उन्हें रहने के लिए एक देश चुनना था। हिंदू व सिखों को पाकिस्तान से व मुसलमानों को भारत से खदेड़ा गया, जिसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए। इन लोगों के पुनर्वास की समस्या दोनों देशों को झेलनी पड़ी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद रियासतों की विलय की चुनौती। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 565 रियासतें या रजवाड़े हम जिसको बोलते हैं वो भारत में मौजूद थे। अधिनियम 1947 के अनुसार इन सभी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान में जिस भी राज्य में जाना चाहें उसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। इस नियम से अखंड भारत के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था। बहुत सी रियासतें जैसे जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, भोपाल, त्रावणकोर और पेप्सू आदि ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके वहां पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया था। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करते हुए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर इनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया, जिससे इस बहुत बड़ी चुनौती से हमें निजात मिली। उसके बाद आज़ादी के बाद जो एक और चुनौती हमारे सामने थी, जन कल्याण करने संबंधी चुनौती। जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र के विकास में, पर भारत में इनका पूर्णतः अभाव था। इनके अलावा सड़कों का निर्माण करना, बिजली, संचार सेवाएं भारत में न के बराबर थी। जन कल्याण का उद्देश्य इनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। अब 7वीं चुनौती है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चुनौती। भारत का जब विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ था, परंतु फिर भी भारत में बहुत से मुसलमान यहीं पर बस गए थे, जिनकी सुरक्षा करना भारत की एक चुनौती थी, क्योंकि जनसंख्या की अदला बदली में लाखों लोग मारे जा चुके थे और धर्म के आधार पर इन लोगों के बीच में मनमुटाव निरंतर जारी था। तो प्यारे बच्चों, ये आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय की ये गंभीर चुनौतियां थी, जिनका भारत सरकार ने जमकर इनका सामना किया और इन चुनौतियों को सफल बनाने में या इन चुनौतियों से निकलने के लिए हमने अनेकों प्रयास किए, जिनके कारण आज हमारी जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक इतना ही था। कल किसी दूसरे विषय के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।